लैंड फॉर जॉब मामले में आज बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव सीबीआई के सामने पेश हुए। साथ ही उनकी बहन मीसा यादव से भी इसी मामले में ईडी ने पूछताछ की। तेजस्वी ने कहा कि झुकना आसान है लेकिन लड़ना बहुत मुश्किल है और वो लड़ेंगे। उधर फरार चल रहे खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल का 2 नए सीसीटीवी वीडियो सामने आए हैं। यह भी बताया जा रहा है कि अमृतपाल दिल्ली में साधु के भेष में भी नजर आया। दिल्ली पुलिस उसे पकड़ने के लिए एक्टिव हो गई है। और रमजान के महीने में पाकिस्तान में रोटी के लाले पड़ गए हैं। आटे की इतनी जबरदस्त किल्लत हो रही है कि लोग हिंसा करने पर उतारू हो गए हैं। छीनना शुरू कर दिया। लोकसभा की सदस्यता छीनने के करीब 24 घंटे के बाद राहुल गांधी मीडिया के सामने आए। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि अडानी मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए उन्हें निशाने पर लिया गया। राहुल ने कहा कि उनके खिलाफ कितनी भी कार्रवाई हो लेकिन वो लोकतंत्र बचाने के लिए लड़ते रहेंगे। और अगर ये सोचें कि मुझे डिस्क्वालीफाई करके, धमका के, जेल में डाल के मुझे बंद कर सकते, नहीं, मेरी वो हिस्ट्री नहीं है। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा। राहुल ने आरोप लगाया कि अडानी के शेल कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए लगाए गए हैं। उन्होंने सवाल किया कि ये पैसे किसके हैं। राहुल गांधी ने दावा किया कि उनके आरोपों से सरकार डर गई है और प्रधानमंत्री मोदी घबरा गए हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी संसद में उनके अगले भाषण से डर गए, इसलिए उन्हें अयोग्य ठहरा दिया गया। I've been disqualified because the Prime Minister is scared of my next speech. He's scared of the next speech that is going to come on Adani, right? I've seen it in his eyes. So he's terrified of the next speech that is going to come and they don't want that speech to be in Parliament. That's the issue. That is why first the distraction, now the disqualification. राहुल ने दावा किया कि बीजेपी के नेता पीएम मोदी से डरते हैं, इसलिए सब कुछ जानकर भी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। वो सब जानते हैं अदानी जी और नरेंद्र मोदी जी का रिश्ता, सारे के सारे जानते हैं क्या रिश्ता है, सब जानते हैं, मगर डरते हैं। तो अगर नरेंद्र मोदी जी ने उनसे कहा कि भैया ध्यान उधर करो, ध्यान उधर करेंगे। मगर सवाल यही है 20,000 करोड़ रुपए किसका है। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी बार बार अडानी का मुद्दा उठाते रहे, सरकार पर अडानी के मुद्दे से ध्यान भटकाने का आरोप लगाते रहे। लेकिन जब जी मीडिया ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ सरकार के अडानी से कारोबारी रिश्ते पर सवाल किया तो वो भड़क गए। यहाँ बैठे हैं, हाँ। दोनों मुख्यमंत्रियों का भी अडानी जी से रिश्ता है, उनके साथ लेन देन का मामला, उसका कहा धंधे का मामला है। लेकिन क्या धंधे का मामला क्या बात कर रहे हैं? ये धंधा रोकेंगे ये लोग? जिनके पास जो भी स्टेट का उनके साथ नाता है, जो भी बिजनेस चल रहा है, वो बिजनेस रोका जाएगा क्या? देखिए, सिंपल सी बात है, आप डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश मत कीजिए। 20,000 करोड़ रुपए अदानी जी की शेल कंपनीज में कहां से आए? आप इंक्वायरी कीजिए। अगर बात निकली कि हमारे चीफ मिनिस्टर का पैसा है तो इनको जेल में डाल दीजिए। अगर बात निकली तो किसी और का पैसा है तो उसको जेल में डालिए। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी हर सवाल का जवाब देते वक्त घूम फिरकर अडानी के मुद्दे पर आते दिखे। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो अपना काम करते रहेंगे, चाहे उनकी सदस्यता चली जाए या बहाल कर दी जाए। अगर ये मुझे परमानेंटली डिस्क्वालीफाई कर दें तो भी मैं अपना काम करूंगा। अगर मुझे रीइंस्टेट कर दें तो भी मैं अपना काम करूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं पार्लियामेंट के अंदर हूं या बाहर हूं, कहां हूं। मैंने आपसे कहा मुझे अपनी तपस्या करनी है, मैं उसको करके दिखाऊंगा। इस दौरान राहुल ने दावा किया कि उनके आरोपों से सरकार घबराई हुई है, लेकिन उसके कदमों से विपक्ष एकजुट हो रहा है। ये मोदी जी पैनिक में आ गए कि बात निकल जाएगी, ये 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, डर गए, घबरा गए। इन्होंने पूरा सीक्वेंस शुरू कर दिया। ये विपक्ष को सबसे बड़ा इन्होंने हथियार दिया है। राहुल गांधी ने विपक्षी एकता की बात की, विपक्षी दलों के साथ मिलकर संघर्ष करने की वकालत की। इस दौरान उन्होंने आगे के कदम के बारे में भी इशारा किया और कहा कि विपक्षी दलों के पास अब सिर्फ जनता के बीच जाने का रास्ता बचा है। पहले राजनीतिक पार्टियों को सपोर्ट मिलती थी, मीडिया से मिलती थी, बाकी इंस्टीट्यूशन से मिलती थी, वो नहीं मिलती है। तो ऑपोजिशन की पार्टीज को एक ही रास्ता है, जनता के बीच में जाने का। राहुल ने सदस्यता जाने के मुद्दे पर साथ देने के लिए सभी विपक्षी दलों का धन्यवाद भी किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी की माफी की मांग को भी सिरे से नकार दिया। मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। राहुल ने पिछले वर्ग का अपमान करने के आरोपों पर भी पलटवार किया और कहा कि सब कुछ ध्यान भटकाने की साजिश का हिस्सा है।
राहुल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने कांग्रेस दफ्तर पहुंचे तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी की। जवाब में राहुल ने भी हाथ हिलाकर उनका अभिवादन किया। इस दौरान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी उनके साथ दिखाई दी। बीजेपी राहुल के बयान को पिछड़े वर्ग का अपमान बता रही है, इसीलिए जब वो मंच पर पहुंचे तो पिछड़े वर्ग से आने वाले राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी साथ में दिखाई दिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भूपेश बघेल ने उन्हीं आरोपों को दोहरा दिया जो राहुल ने लगाए थे। भारतीय जनता पार्टी अडानी के मुद्दे को लेकर डाइवर्ट करना चाहती है और राहुल गांधी जी उसमें अड़े हुए हैं कि सेल कंपनियों में 20,000 करोड़ कैसे डाले गए। इस सवाल का जवाब वो लेके रहेंगे, चाहे वो डिस्क्वालिफिकेशन करें, चाहे माफी मांगने की बात करें, चाहे आरक्षण का मुद्दा लाएं। राहुल गांधी के आरोपों पर पलटवार करने के लिए बीजेपी की तरफ से पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मोर्चा संभाला। उन्होंने राहुल के एक एक आरोप का जवाब दिया। चूंकि राहुल ने अडानी के मुद्दे पर सरकार को घेरा था, इसलिए बीजेपी नेता ने कांग्रेस शासित राज्यों में अडानी ग्रुप के निवेश के आंकड़े गिना दिए। 65,000 करोड़ का पूंजी निवेश अडानी ग्रुप राजस्थान में कर रहा है, 15,000 करोड़ का बंगाल में कर रहा है और उसकी माइन को एक्सटेंशन मिला है छत्तीसगढ़ में 2022 में उनकी कांग्रेस सरकार में, और केरला में भी हो रहा है। तो देश के व्यापारी देश के लिए काम करें, अच्छी बात है। रविशंकर प्रसाद ने यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान अडानी ग्रुप की दुनिया भर में हुई डील के आंकड़े भी मीडिया के सामने रखे और सवाल किया कि क्या इसके लिए राहुल दोषी हैं? ये कौन सी बात है? तो झूठ बोलना, बेबुनियाद आरोप लगाना राहुल गांधी की फितरत है। रविशंकर प्रसाद ने अडानी का मुद्दा उठाने के कारण राहुल को फंसाने के आरोपों पर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि इस मामले का अडानी के केस से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि उन पर पिछड़ों का अपमान करने के मामले में केस किया गया था। इसका आज की घटना अडानी प्रकरण से कोई मतलब नहीं है। 2019 में उन्होंने पिछड़ों का अपमान किया पब्लिक मीटिंग में, जिसको मोदी समाज के लोगों ने बहुत पीड़ादायक पाया और वहां केस हुआ। बीजेपी नेता ने कहा कि पीड़ित पक्ष को कोर्ट से न्याय मिला है और इस पर सवाल नहीं उठाने चाहिए। कोर्ट में सुनवाई हुई, उनको भी अपनी बात कहने का वकील के माध्यम से मौका मिला। कोर्ट ने पूछा आप माफी मांगेंगे, उन्होंने कहा मैं माफी नहीं मांगूंगा, तब ये फैसला हुआ है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल को अदालती आदेश के कारण लोकसभा की सदस्यता गंवानी पड़ी, लेकिन वो सरकार पर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी ने जानबूझकर पिछड़ों का अपमान करने का आरोप लगाया। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इस मामले पर देश भर में राहुल गांधी के खिलाफ आंदोलन चलाया जाएगा। उन्होंने राहुल के अगले भाषण से पीएम मोदी के डरने के बयान पर भी तंज कसा। पहले अपनी आंख से डराते थे ना कि हमसे आंख नहीं मिलाएंगे मोदी जी, याद है ना? तो हमने कहा हमारे नेता मोदी जी को छोड़ दीजिए, राहुल गांधी जी संसद में हम लोग भी बैठते हैं, हम लोग से आंख मिला लीजिए, जरा हम ही आपका जवाब दे दें। तो आंख तो मिलती नहीं। अब मोदी जी कह रहे हैं मोदी जी मेरे अगले भाषण से डर जाएंगे। क्या क्या बातें। इस दौरान उन्होंने राहुल की सजा पर जल्द अपील न करने पर भी सवाल उठाए। देश के बड़े बड़े वकील राज्यसभा में बैठे हैं कांग्रेस की ओर से, वो लोग सूरत में जाके सेशन कोर्ट में स्टे क्यों नहीं आग्रह किया? वो हाई कोर्ट क्यों नहीं गए? वो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए? रविशंकर प्रसाद ने सवाल किया कि पवन खेड़ा के मामले में 1 घंटे में स्टे लाने वाले कांग्रेस के वकीलों की फौज राहुल के मामले पर क्या कर रही थी। इस बीच राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के मामले पर आगे की लड़ाई के लिए कांग्रेस ने 5 सदस्यों की कमेटी बनाने का फैसला लिया है। वहीं 2 साल की सजा पर जनप्रतिनिधि की सदस्यता खत्म होने के प्रावधान को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। केरल की रहने वाली आभा मुरलीधरन ने एक याचिका दायर की है, जिसमें जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 के सेक्शन 8 के सब सेक्शन 3 को चुनौती दी गई है। इसमें 2 साल या अधिक की सजा होने पर फैसले वाले दिन ही जनप्रतिनिधि को अयोग्य करने का प्रावधान है। इसी सब सेक्शन में जेल से रिहा होने के बाद 6 साल बाद तक चुनाव नहीं लड़ पाने की बात भी की गई है। याचिका में कहा गया है कि सब सेक्शन 3 जनप्रतिनिधियों की अभिव्यक्ति की आजादी का हनन करता है। दलील यह भी दी गई है कि यह सब सेक्शन जनप्रतिनिधि को मतदाताओं के प्रति जिम्मेदारी निभाने में बाधा डालता है, और यह भी कहा गया है कि कानून का सब सेक्शन 3 और सेक्शन 8 का यह सब सेक्शन एक तरह से विरोधाभास है। दरअसल सेक्शन 8 के सब सेक्शन 1 में अपराध की संगीनता के आधार पर अयोग्यता का प्रावधान है। वहीं सेक्शन 8 के 3 में सब सेक्शन में इसके तहत किसी भी अपराध में सिर्फ सजा की मियाद के आधार पर अयोग्यता का प्रावधान है।
राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने के बाद सभी विपक्षी दल एक साथ आते दिखाई दिए। विपक्ष के सभी दलों ने इस फैसले को जल्दबाजी में लिया गया फैसला करार दिया और केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। जानबूझ करके एकदम प्लान करके इस तरह की सजा जो है दिलवाई गई है, लेकिन इसका एक फायदा ये हुआ है कि तमाम विपक्षी दल जो पहले कांग्रेस के साथ नहीं भी थे, आज वो इस मामले में सब लोग एक साथ हो गए हैं। शिवानंद तिवारी के मुंह से कांग्रेस का नाम आते आते रह गया। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तो कांग्रेस से क्षेत्रीय दलों की मदद करने की अपील तक कर दी कि अब जिम्मेदारी कांग्रेस की बनती है कि रीजनल पार्टीज को आगे करें और उनके साथ खड़े हों, जिससे भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किया जा सके। यानी विपक्षी दल भले ही राहुल की सदस्यता जाने के मुद्दे पर साथ खड़े हैं, लेकिन चुनाव में अगुवाई कौन करेगा, इस मुद्दे पर एक राय बनाना अब भी दूर की कौड़ी नजर आ रहा है। हालांकि राहुल विपक्षी दलों के साथ मिलकर काम करने की वकालत कर रहे हैं, लेकिन तमाम गैर कांग्रेसी विपक्षी दल राहुल के खिलाफ फैसले को केंद्र सरकार और बीजेपी के खिलाफ मिले मौके की तरह देख रहे हैं। इसीलिए केंद्र सरकार पर हमला बोल रहे हैं और साजिश का आरोप लगा रहे हैं। 24 घंटे के अंदर जिस प्रकार से फैसला लिया गया वह इसको दर्शाता है कि केंद्र की जो सरकार है वो हताशा में, बौखलाहट। हालांकि बीजेपी दावा कर रही है कि इस फैसले से सरकार का कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ये अदालत का फैसला है। असम के सीएम ने तो इसे कर्मों का फल तक बता दिया। जो ऑर्डिनेंस लाया गया था कि तुरंत डिस्क्वालिफिकेशन ना हो, वो तो राहुल गांधी खुद ही तोड़ दिया है। इफ कर्मा स्ट्राइक हिम बैक, तो उसमें हमारा क्या गलती है। इस बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तंज कसा कि राहुल गांधी को लालू प्रसाद यादव का श्राप लग गया। उन्होंने कहा कि जब चारा घोटाले में सजा होने पर लालू यादव की सदस्यता जाने वाली थी, तो राहुल ने इससे राहत देने वाला अध्यादेश फाड़ दिया था। इसीलिए अब लालू के श्राप के कारण ही राहुल के कोर्ट से दोषी साबित होते ही सांसदी चली गई। किसी ने कहा मुझे कि लालू जी ने उसी समय श्राप दिया था कि तुम मेरे साथ किए हो, तुम भी कभी भुगतोगे। आज लालू जी का श्राप उनको लगा है। इससे पहले लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने उसी अध्यादेश का जिक्र करते हुए राहुल गांधी की समझ पर सवाल खड़े कर दिए। रोहिणी ने ट्वीट किया कि राहुल गांधी जी नासमझी के शिकार हो गए और जाने अनजाने में ही ऐसी गलती कर बैठे, जिसकी सजा आज देश की विपक्षी पार्टियों के नेताओं को झूठे केस मुकदमों के जाल में उलझकर अपनी सदस्यता गंवानी पड़ रही है। यानी राहुल की सदस्यता जाते ही 2013 का वो अध्यादेश एक बार फिर चर्चा में आ गया, जो सजा होते ही सदस्यता जाने के फैसले के खिलाफ लाया गया था। लोकसभा सदस्यता खत्म होने के मुद्दे पर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया, तो कांग्रेस कार्यकर्ता देश भर में सड़कों पर उतरे और लोकसभा अध्यक्ष की कार्रवाई को गलत बताया। दिल्ली में यूथ कांग्रेस अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं के हाथ में काले रंग के पोस्टर थे, जिसमें लिखा था डरो मत। वहीं असम कांग्रेस ने भी जमकर प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाया। प्रदर्शन के दौरान हंगामा बढ़ा तो पुलिस ने कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी ले लिया। कोलकाता में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उग्र प्रदर्शन किया और पीएम मोदी का पुतला फूंकने की कोशिश की। हालांकि प्रदर्शन उग्र होता देख कोलकाता पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को एहतियातन हिरासत में ले लिया। वहीं झारखंड में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ की गई कार्रवाई को लेकर प्रदर्शन किया। सदस्यता खत्म होने से पहले तक राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र रहे वायनाड में भी कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी के समर्थन और केंद्र सरकार के विरोध में नारेबाजी की। ऐसा नहीं कि राहुल गांधी पहले ऐसे नेता हैं जिनकी लोकसभा सदस्यता गई। इससे पहले भी कई नेताओं की सदस्यता जा चुकी है। 1978 में राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म कर दी गई थी। उन्हें सदन की अवमानना और विशेषाधिकार के हनन में दोषी पाया गया था।
साल 2006 में राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी ने लोकसभा सदस्यता से इस्तीफा उन्हें देना पड़ा था क्योंकि वो राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की चेयरमैन थी, जिसे लाभ का पद माना गया। साल 2013 में आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले में दोषी पाए जाने के बाद लोकसभा सदस्यता गंवानी पड़ी थी। 2013 में कांग्रेस नेता रशीद मसूद की राज्यसभा की सदस्यता खत्म कर दी गई। वजह थी एमबीबीएस सीट घोटाले में 4 साल की सजा। एआईएडीएमके सुप्रीमो जे जयललिता को जब आय से ज्यादा संपत्ति के केस में 4 साल की सजा सुनाई गई तो उनकी विधानसभा की सदस्यता खत्म कर दी गई। साल 2020 में बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को यूपी विधानसभा की सदस्यता उनकी खत्म कर दी गई। वो रेप केस में दोषी साबित हुए थे। साल 2022 में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को भड़काऊ भाषण के केस में 3 साल की सजा हुई, तब उनकी भी विधानसभा की सदस्यता खत्म कर दी गई। और इसी साल आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की भी विधानसभा सदस्यता ले ली गई, जब उन्हें 15 साल पहले सड़क पर धरना देने के मामले में 2 साल की सजा सुनाई गई। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। मार्च के आखिरी हफ्ते में भी मौसम में उतार चढ़ाव जारी है। जम्मू कश्मीर में कहीं बर्फबारी तो कहीं लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग की माने तो बनिहाल से लेकर श्रीनगर तक अभी मौसम ऐसा ही बना रहेगा। राजस्थान के बीकानेर में ओलावृष्टि ने किसानों की खड़ी फसल बर्बाद कर दी। किसानों के खेतों में मानो बर्फ की चादर बिछ गई है। झुंझुनू और श्रीगंगानगर में भी बारिश ने फसल को नुकसान पहुंचाया, जिसके बाद अब किसान मुआवजे की उम्मीद कर रहे हैं। पंजाब के फाजिल्का में आए चक्रवाती तूफान के बाद से इलाके के लोग दहशत में हैं। तूफान की वजह से कई मकानों की छतें उड़ गईं, वहीं कई लोग घायल हो गए। सिक्किम में बर्फबारी के बाद भारतीय सेना और बीआरओ ने सड़कों से बर्फ हटाने का जिम्मा उठा लिया है। पर्यटकों और स्थानीय लोगों की सहूलियत के लिए भारतीय सेना की त्रिशक्ति कॉर्प्स यूनिट बर्फ हटाने का काम कर रही है। बीती रात दिल्ली एनसीआर में हुई बारिश ने ठंड बढ़ा दी है। रुक रुक कर हुई बारिश से मौसम सुहाना हो गया। वहीं काफी लंबे समय के बाद दिल्ली के कई इलाकों में AQI 100 के नीचे देखने को मिल रहा है। वारिस पंजाब दे के मुखिया और खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह की तलाश इस समय देश के कई राज्यों में हो रही है, लेकिन भगोड़ा अमृतपाल अब तक पुलिस की पकड़ से दूर है। इस बीच अमृतपाल का एक नया सीसीटीवी वीडियो सामने आया, जो पंजाब के पटियाला का बताया जा रहा है। इस सीसीटीवी वीडियो में अमृतपाल के साथ फरार हुए उसके करीबी पप्पल प्रीत की तस्वीर भी है। इस सीसीटीवी वीडियो में पप्पल प्रीत एक हाथ में झोला और दूसरे हाथ में एक जैकेट पकड़े नजर आया और उसके ठीक पीछे एक रुमाल से अपना मुंह छिपाए अमृतपाल सिंह जाता हुआ दिखाई दिया। वीडियो में दिखा कि पप्पल प्रीत पहले एक मकान की तरफ मुड़ गया, लेकिन अमृतपाल सीधे चला गया। इसी वीडियो की जो दूसरी तस्वीर सामने आई, उसमें दिखा कि पप्पल प्रीत जेब में एक हाथ डालकर आराम से सड़क पर कहीं जा रहा था। इसके बाद अमृतपाल सिंह भी उसी मकान से निकलता दिखा जिससे पप्पल प्रीत निकला था। इस दौरान उसने एक जैकेट पहन रखी थी। इसके बाद जब पप्पल प्रीत सिंह लौटा तो वो किसी से फोन पर बात कर रहा था। पुलिस अब इस वीडियो की जांच कर रही है, साथ ही उसके ठिकाने की जानकारी भी जुटाई जा रही है। अमृतपाल सिंह के इस वीडियो के सामने आने के बाद इस बात का अंदेशा जताया जा रहा है कि वो यहीं से हरियाणा के शाहबाद पहुंचा होगा, लेकिन शाहबाद में भी पुलिस अमृतपाल को नहीं पकड़ पाई। इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि अमृतपाल सिंह लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा है। कभी पंजाब, कभी हरियाणा, कभी उत्तराखंड तो कभी उत्तर प्रदेश में अमृतपाल के होने की खबर सामने आ रही है, लेकिन उसके सही ठिकाने का पता अब तक नहीं लग पा रहा। इस बीच अमृतपाल के दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में होने की आशंका के बीच पंजाब और दिल्ली पुलिस ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि दिल्ली और पंजाब पुलिस की टीम ISBT गई। बस अड्डे पर पुलिस की टीम ने सीसीटीवी वीडियो की जांच की। छानबीन पूरी करने के लिए सीसीटीवी का डेटा पुलिस अपने साथ ले गई। अमृतपाल सिंह ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਗੇਟ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, लेकिन सवाल अजय भी बरकरार है कि अमृतपाल सिंह है कितने। हालांकि अभी तक अमृतपाल के दिल्ली में होने के कोई पुख्ता सबूत पुलिस को नहीं मिले हैं, लेकिन इस बात की जानकारी भी सामने आई कि दिल्ली में अमृतपाल सिंह को साधु के वेश में देखा गया था। यही वजह रही कि पुलिस ने भगोड़े अमृतपाल के पोस्टर चिपकाने के साथ ही दिल्ली समेत दूसरे राज्यों में भी अपनी कार्रवाई को और तेज कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि जम्मू से लेकर दिल्ली और इंदौर में भी अमृतपाल के करीबियों पर पुलिस ने शिकंजा कस दिया। इस मामले में पुलिस ने दिल्ली से अमृतपाल के 2 समर्थकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर से 2 लोगों को हिरासत में लिया। ये दोनों लोग अमृतपाल के साथ फरार पप्पल प्रीत के बहन और जीजा बताए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर से अमृतपाल के करीबी सुक्खा को हिरासत में लिया गया। सुक्खा अमृतसर का रहने वाला है और फिलहाल वो इंदौर में रह रहा था। पुलिस ने देहरादून से भी एक महिला को हिरासत में लिया।
पुलिस अमृतपाल और पप्पल प्रीत के करीबियों, उनके रिश्तेदारों से पूछताछ के साथ साथ फोन रिकॉर्ड की जांच भी कर रही है ताकि भगोड़े अमृतपाल की सही लोकेशन मिल सके। भगोड़े अमृतपाल सिंह के साथ पुलिस को उसके करीबी पप्पल प्रीत की भी तलाश है। बताया जाता है कि पप्पल प्रीत बेहद शातिर दिमाग वाला शख्स है। पप्पल प्रीत अमृतपाल सिंह का मीडिया एडवाइजर है और अमृतपाल को भगाने में पप्पल प्रीत की ही महत्वपूर्ण भूमिका है। पप्पल प्रीत की खालिस्तान समर्थक समूहों में खासी पकड़ बताई जाती है और वो कई वेबसाइट और पत्रिकाओं में लेख भी लिखता रहा है। बताया जा रहा है कि पप्पल प्रीत पर पहले से कई केस दर्ज हैं। पुलिस के अलावा इनकम टैक्स विभाग भी पप्पल प्रीत पर कार्रवाई की तैयारी में है। पप्पल प्रीत सिंह के खातों में 2019-20 में 4.5 लाख की रकम पाई गई थी, जिसके नोटिस पर उसे 20 मार्च तक जवाब देना था, लेकिन पेशी से पहले ही वो 18 मार्च को अमृतपाल के साथ फरार हो गया। इस बीच यह भी खबर है कि पुलिस को लगातार चकमा देकर छिपता फिर रहा खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह नेपाल भागने की फिराक में है। इसको देखते हुए यूपी और उत्तराखंड से लगने वाली नेपाल सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई। साथ ही तलाशी अभियान को भी और तेज कर दिया गया। खबर है कि 23 मार्च को अमृतपाल सिंह को लखीमपुर में देखा गया था, जिसके बाद यूपी के लखीमपुर से नेपाल सीमा पर पहरेदारी और सख्त कर दी गई। सीमा पार करने पहुंचे हर शख्स की कड़ी तलाशी ली गई, उनके सभी दस्तावेजों की जांच की गई। इस दौरान सुरक्षा बल के जवानों ने खोजी कुत्तों की मदद भी ली और वहां से गुजरने वाली गाड़ियों की भी कड़ी जांच की। बताया जा रहा है कि लखीमपुर में गौरीफंटा नेपाल बॉर्डर के आसपास का पूरा इलाका जंगल से भरा हुआ है, जहां से सीमा पार करने की कोशिश की जा सकती है। यही वजह है कि जंगल के रास्ते से लेकर सड़क तक पहरेदारी को और कड़ा कर दिया गया। इस काम में बॉर्डर फोर्स के साथ एसएसबी और पुलिस के जवान भी शामिल हैं। सिर्फ यूपी नहीं, उत्तराखंड से लगने वाले नेपाल बॉर्डर पर भी सुरक्षा बल ने सख्ती बढ़ा दी है। ऊधम सिंह नगर से लगने वाली सीमा पर अमृतपाल और उसके साथियों के पोस्टर चिपका दिए गए। साथ ही वहां से गुजरने वाली हर गाड़ी की तलाशी ली जा रही है। बसों और दूसरे यात्री वाहनों की भी कड़ी जांच की जा रही है। सभी रास्तों पर बैरिकेड लगाए गए हैं। पुलिस ने अमृतपाल को भगोड़ा साबित कर दिया है, तब से लगातार चेकिंग की जा रही है और आपको बता दें कि लगातार हर जगह पर पोस्टर भी चिपकाए गए हैं ताकि संदिग्धों की पहचान हो सके। पुलिस और एसएसपी के जवान वाहनों की चेकिंग के साथ हर संदिग्ध की भी जांच कर रहे हैं। नेपाल की सीमा के हमारे क्षेत्र में सबको सील किया गया है। सभी पे पुलिस की गश्त लगातार जारी है। एसएसबी के साथ हम लोग संयुक्त रूप से भी गश्त कर रहे हैं। इसके साथ ही ऊधम सिंह नगर पुलिस अमृतपाल और उसके साथियों की जानकारी वहां रहने वाले लोगों को दे रही है। साथ ही इस बात की चेतावनी भी दी गई है कि जो भी इन आरोपियों की मदद करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। युवाओं को पंजाब में रहने का पाठ पढ़ाने वाले वारिस पंजाब डे का प्रमुख अमृतपाल सिंह खुद पंजाब छोड़कर ब्रिटेन जाने की फिराक में था। जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक अमृतपाल ने यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन की नागरिकता हासिल करने के लिए आवेदन किया था। अमृतपाल ने यह आवेदन फरवरी के महीने में किया था। अमृतपाल सिंह ने यह नागरिकता अपनी पत्नी किरणदीप कौर के आधार पर मांगी थी। अमृतपाल की पत्नी किरणदीप ब्रिटेन की नागरिक है। नागरिकता के लिए लगाए गए दस्तावेजों में अमृतपाल ने खुद को एक समाज सेवी के तौर पर दिखाया। हालांकि ब्रिटेन में अभी यह आवेदन अधिकारियों के पास लंबित है और इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। इस बीच अमृतपाल सिंह का पाकिस्तान कनेक्शन भी सामने आया। पंजाब के खन्ना से गिरफ्तार किए गए अमृतपाल के करीबी तजिंदर सिंह उर्फ गोरखा बाबा से पुलिस को कई अहम जानकारियां मिली हैं, जिससे यह साफ हो गया कि अमृतपाल सिंह और उसके सहयोगियों के पाकिस्तान से भी कनेक्शन थे। गिरफ्तार तजिंदर सिंह के मोबाइल से पुलिस को एक पाकिस्तानी शख्स का ड्राइविंग लाइसेंस मिला। उस पाकिस्तानी के भारत में होने का पुलिस को अंदेशा है। मोबाइल से खालिस्तान बनाने के मंसूबों की जानकारी मिली। खालिस्तान का नक्शा, झंडा और करेंसी की तस्वीर मिली। करेंसी पर जर्नैल सिंह भिंडरावाले की तस्वीर लगाने का प्लान था। पंजाब पुलिस ने इस जानकारी को केंद्रीय एजेंसियों और दिल्ली पुलिस को भी दिया। इसके साथ ही गिरफ्तार तजिंदर सिंह के मोबाइल से उस जगह का वीडियो भी मिला जहां अमृतपाल सिंह अपने साथियों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग देता था। ये इलाका जालूपुर खैरा गांव का है। यहाँ घना जंगल है। इलाके के लोगों ने बताया कि उस शूटिंग रेंज में सिर्फ अमृतपाल सिंह के साथियों को ही जाने की इजाजत थी। अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी को लेकर अब इस मामले में सियासत भी तेज हो गई है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने आरोप लगाया कि पंजाब की मान सरकार इस मामले को लेकर गंभीर नहीं है। अनिल विज ने अपने बयान में इस बात का भी दावा किया कि हरियाणा पुलिस ने अमृतपाल के शाहबाद में होने की सूचना पुलिस को दे दी थी, लेकिन इसके बाद भी पंजाब पुलिस अमृतपाल को गिरफ्तार करने 1.5 दिन की देरी से पहुंची। और हम तुम्हें डेफिनेट लिंक बता रहे हैं और तुम नहीं आ रहे हो। इससे मुझे नहीं लगता कि ये क्या हो रहा है, पंजाब सरकार का राजनीतिक ड्रामा। अनिल विज के बयान पर कांग्रेस ने उन्हें ही घेर लिया।
ज्वाइंट ऑपरेशन हो रहा था तो विज साहब ये कह रहे हैं कि वो शाहबाद में था, हमने इतला दी थी। अगर भाई आप बग्गा को रास्ते में पकड़ सकते हैं, क्या अमृतपाल को नहीं पकड़ सकते? आपने क्यों नहीं पकड़ा? कांग्रेस ने आरोप लगाया कि इस मामले पर लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम हुआ। मशहूर उद्योगपति अजय पीरामल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। पीरामल ग्रुप के चेयरमैन अजय पीरामल और उनकी पत्नी डॉक्टर स्वाति पीरामल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इस दौरान पीरामल दंपत्ति ने राष्ट्रपति को पीरामल फाउंडेशन द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्यों का ब्यौरा दिया। सीआरपीएफ के 84वें स्थापना दिवस के मौके पर गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्र जगदलपुर पहुंचे। इस दौरान गृह मंत्री ने परेड की सलामी ली और सीआरपीएफ जवानों को सम्मानित किया। दिल्ली शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई है। राउस एवेन्यू कोर्ट में अगली सुनवाई 5 अप्रैल को होगी। सिसोदिया के वकीलों ने ईडी की दलीलों का जवाब देने के लिए समय मांगा है। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट करने को मंजूरी दे दी है। पर्यटन नगरी होने के कारण नैनीताल में कामकाज में परेशानी महसूस हो रही थी, जिसके चलते अब ये फैसला लिया गया। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ पीएसएल का 8वां सीजन जीतने के बाद ट्रॉफी के साथ वाघा बॉर्डर पहुंचे। उनके साथ पाकिस्तान के जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम भी थे। दोनों ने न सिर्फ फैंस के साथ तस्वीरें खिंचवाईं बल्कि वाघा बॉर्डर पर होने वाली परेड को भी देखा। इस दौरान हारिस रऊफ पीएसएल की ट्रॉफी के ठीक सामने बैठे वीडियो बनाते भी नजर आए। परेड खत्म होने के बाद हारिस रऊफ फैंस के बीच पहुंचे और उनके साथ तस्वीरें खिंचवाईं, जबकि लाहौर कलंदर्स की ओर से खेलने वाले हारिस ने पीएसएल की ट्रॉफी के साथ वाघा बॉर्डर के ठीक सामने खड़े होकर पोज भी दिया। लेकिन वाघा बॉर्डर पर हारिस रऊफ का पीएसएल की ट्रॉफी के साथ पोज देना भारतीय क्रिकेट फैंस को रास नहीं आया। भारतीय फैंस ने हारिस रऊफ को सोशल मीडिया पर ट्रोल करना शुरू कर दिया। एक भारतीय फैन ने लिखा कि ट्रॉफी के बदले आटा मांगने आया था, जाहिलों ने ध्यान भी नहीं दिया। एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा कि ट्रॉफी में ज्यादा आटा नहीं आएगा, बोरी लेकर आओ। दूसरे सोशल मीडिया यूजर ने हारिस रऊफ की खिंचाई करते हुए लिखा कि उसे किसने कहा कि हम ट्रॉफी खरीदेंगे। 125 करोड़ हिंदुस्तानी कह रहे हैं कि हमें उसमें कोई दिलचस्पी नहीं। जबकि एक सोशल मीडिया यूजर ने तंज कसते हुए लिखा कि तुम लोग इसी में खुश हो लो, भले ही घर में आटा ना हो। इंसान चांद पर अब परमाणु रिएक्टर बनाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन इसका इस्तेमाल परमाणु बम के लिए नहीं बल्कि परमाणु ऊर्जा के लिए होगा। चांद पर परमाणु रिएक्टर बनाने के लिए यूके की कंपनी ब्रिटिश जेट इंजन और रॉल्स रॉयस ने हाथ मिलाया है। चांद पर इस प्रोजेक्ट के जरिए भविष्य में चांद पर मानव के लिए ऊर्जा मुहैया कराई जाएगी। दोनों कंपनियों ने वर्ष 2029 तक चांद पर परमाणु रिएक्टर बनाने का लक्ष्य रखा है। पहले चरण में ब्रिटिश जेट इंजन 30 करोड़ रुपए निवेश करेगा, जो वो रॉल्स रॉयस को देगा। इस प्रोजेक्ट का मकसद है कि अगर चांद पर मानव पहुंचा तो रिएक्टर के जरिए ऊर्जा की जरूरत पूरी होगी। आपको बता दें कि अमेरिका, भारत, चीन और यूरोपियन यूनियन चांद पर मानव भेजने की कोशिश में लगे हुए हैं। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की टेंशन बढ़ा दी है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1590 नए मरीज सामने आए हैं। ये संख्या पिछले 146 दिनों में सबसे ज्यादा है। वहीं फिलहाल देश में कोरोना के एक्टिव मामले बढ़कर 8601 हो गए हैं। भारतीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो कल 36 नए सैटेलाइट्स लॉन्च करेगा। ब्रिटेन स्थित कम्युनिकेशन कंपनी वनवेब ने इसरो को ये सैटेलाइट लॉन्च करने की जिम्मेदारी दी है। भारत सरकार अगले साल तक जम्मू कश्मीर में वंदे भारत ट्रेन शुरू करने की तैयारी कर रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि जम्मू श्रीनगर रेल लिंक इस साल के अंत तक तैयार हो जाएगी, जिसके बाद वंदे भारत ट्रेनें भी शुरू की जा सकेंगी। यूपी के जालौन में सीएम के वर्चुअल संबोधन के दौरान कई अधिकारी झपकी लेते नजर आए। योगी सरकार 2 का पहला साल पूरा होने पर सीएम योगी पीडब्ल्यूडी, डीपीआरओ समेत कई जिला अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। प्रयागराज शूटआउट में अब एक नेता का रोल सामने आ रहा है। एक नेता पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। यूपी एसटीएफ ने आगरा से बीएसपी के एक पूर्व नेता को उठा लिया। हालांकि इस बारे में पुलिस ने कोई जानकारी नहीं दी। कयास लगाए जा रहे हैं कि ये वही शख्स है जिससे माफिया अतीक अहमद साबरमती जेल के अंदर से फोन पर बात करता था और सियासत के हाल लेता था। उमेश पाल की हत्या के बाद अतीक ने सफेद पोश से कहा था कि टाइमिंग गलत हो गई।
यही नहीं, अतीक अहमद फेस टाइम ऐप के जरिए उस शख्स को वीडियो कॉल भी किया करता था। एक कॉल में अतीक उस शख्स से ये भी कहता दिखा था कि सुबह से 100 बार फेस टाइम पर बात करने की कोशिश कर चुका हूँ, उठाते क्यों नहीं हो कॉल। कयास लगाए जा रहे हैं कि ये सफेद पोश कोई और नहीं बल्कि बीएसपी का पूर्व नेता ही है, जो पुलिस से बचने के लिए अंडरग्राउंड हो गया था। इस बीच गुजरात पुलिस ने उस जेल में छापा मारा जहां अतीक अहमद बंद है। अहमदाबाद की साबरमती जेल में भी शुक्रवार को अतीक अहमद के बैरक की तलाशी ली गई और बताया जा रहा है कि ये छापेमारी रात को हुई। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद को इस तरह के ऑपरेशन के बारे में उम्मीद भी नहीं थी। रात में एकाएक चले सर्च ऑपरेशन में उसे जगाया गया और फिर तलाशी ली गई। सूत्र बताते हैं कि बैरक की तलाशी के दौरान अतीक अहमद के आंसू निकल आए। माफिया अतीक अहमद को साबरमती जेल की हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया है। जून 2019 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उसे यूपी से अहमदाबाद की साबरमती जेल में शिफ्ट किया गया था। प्रयागराज में 12 फरवरी को उमेश पाल की हत्या के मामले के बाद अतीक अहमद फिर से यूपी पुलिस के रडार पर है। पुलिस ने यूपी में अतीक अहमद के परिवार पर शिकंजा कसा हुआ है। वहीं रात में जब साबरमती जेल में ऑपरेशन जेल चला तो माफिया अतीक अहमद की हालत पतली हो गई। राजस्थान के पोखरण में एक युद्धाभ्यास के दौरान 3 मिसाइलें मिसफायर हो गई। तकनीकी खामी आने की वजह से जमीन से हवा में फायर करने वाली 3 मिसाइलें हवा में ही रास्ता भटक गईं और अपने टारगेट पर न लगकर ये मिसाइलें रेंज से बाहर चली गईं। कुछ ही देर बाद तीनों मिसाइलें जोरदार धमाके के साथ एक खेत में जाकर गिर गईं। हालांकि उस समय वहां कोई मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। हालांकि मिसाइल लगने से खेत में बड़ा गड्ढा हो गया कि मेरे खेत में कोई बम गिर गया है। धमाके की आवाज सुनकर ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए और इस दौरान खेत में चारों तरफ मिसाइल का मलबा पड़ा दिखाई दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कर्नाटक से विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। कर्नाटक में महज कुछ दिनों में चुनाव का ऐलान होने वाला है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु के दावणगेरे में रोड शो भी किया। रोड शो के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूल बरसाकर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। रोड शो के बाद प्रधानमंत्री ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और कांग्रेस नेता सिद्धारमैया के सहारे पूरी कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया। एक पार्टी के बड़े नेता, कर्नाटका के पूर्व मुख्यमंत्री, उनकी ही पार्टी के एक कार्यकर्ता को सार्वजनिक रूप से थप्पड़ मारने का आनंद ले रहे थे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस को एक बार फिर से मोदी तेरी कब्र खुदेगी वाले बयान पर घेरा। अगर उनका संकल्प है मोदी तेरी कब्र खुदेगी, तो कर्नाटका का सपना है मोदी तेरा कमल खिलेगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने एक तरह से कर्नाटक में चुनावी शंखनाद कर दिया है।